और अब देखिए हमारी खास पेशकश राहुल कंवल के साथ। मैं हूं राहुल कंवल। इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल के मालदा में हैं और मैं कालियाचक पुलिस थाने के बाहर खड़ा हूं। ये वो थाना है जहां पर इस साल की 3 जनवरी को एक हिंसक भीड़ ने हमला किया था। आखिरकार इस वक्त मालदा में क्या चल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज हम आपके लिए मालदा पर एक बड़ी तहकीकात लेके आए हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों सुरक्षा एजेंसियों की नींद मालदा को लेकर उड़ी हुई है। यहाँ आतंक है, यहाँ असलहा है, यहाँ अफीम है। आज हम आपको ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे एक खौफनाक हिंसा के पीछे की सच्ची कहानी। 3 जनवरी 2016 पश्चिम बंगाल में मालदा का कालियाचक अचानक सुलग उठा। चंद पुलिस वाले देखते रहे और करीब 1.5 लाख की भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर दिया। 4 घंटे तक भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। बीएसएफ की बस में भी आग लगा दी। कई लोग घायल हो गए। पुलिस लाचार और असहाय उस नजारे को देखती रही। मालदा में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि सियासत सुलगने लगी। किसी ने घटना को सांप्रदायिक रंग दिया तो किसी ने कहा कि बीएसएफ और स्थानीय लोगों के बीच तनाव ने हिंसा का रूप धारण कर लिया। लेकिन सियासत के बीच कई सवाल सुलग रहे थे। क्या वाकई मालदा की हिंसा सांप्रदायिक थी या बीएसएफ और स्थानीय लोगों के बीच तनाव की वजह से हिंसा हुई थी? अचानक कहां से आई थी 1.5 लाख लोगों की भीड़? हथियार लेकर लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए क्यों उतरे थे? क्या पुलिस को 1.5 लाख लोगों के इकट्ठा होने की सूचना नहीं थी? अगर पुलिस को भीड़ की जानकारी थी तो मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं की गई? सवाल यह भी था कि राज्य सरकार पूरे मामले की लीपापोती करने में क्यों जुटी रही? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज तक की टीम पहुंच गई मालदा। हमने खुफिया कैमरे से लैस होकर पड़ताल की। जो हकीकत सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। एप्पल्स और ऑरेंजेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि फिक करेंसी और पॉपी कल्टीवेशन में कौन सा ज्यादा है? दोनों ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। आज हम आपको मालदा का पूरा सच बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे मालदा की हिंसा के तार अफीम की अवैध खेती से जुड़े हैं, कैसे मालदा की हिंसा के तार असलहों के अवैध कारोबार से जुड़े हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि मालदा की हिंसा के तार माफिया के आतंक से जुड़े हैं। मतलब ये कि अभी तक मालदा की हिंसा के बारे में आपने जो सुना और देखा वो हकीकत नहीं थी। हकीकत सिर्फ आज तक के खुफिया कैमरे में कैद है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, मालदा आज तक। ये कालियाचक पुलिस थाने की वो बिल्डिंग है जिसे आग लगा दी गई। यहां पर तमाम वो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं जिन्हें फूंक दिया गया। इतनी बड़ी हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है? पिछले 10 दिनों से मेरे सहयोगी अरुण सिंह और हरीश शर्मा यहां मालदा में हैं, लगातार तहकीकात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब जिन्होंने पूरे देश को परेशान करके रखा है। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। ये मालदा जिले का मुख्यालय है। यहाँ 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, जिन पर करीब 3700 वर्ग किलोमीटर में फैले जिले के कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक की जिम्मेदारी है। लेकिन लोग कहते हैं कि मालदा की पुलिस और यहाँ का प्रशासन सिर्फ सरकारी नुमाइंदे हैं। यहाँ सत्ता तो किसी और की चलती है।
रेड जोन है वो पिछले साल में गोली बारूद चल रहा है। ओपीएम की भी खेती बहुत हो रही है। हाँ। और फेक करेंसी नोट का भी ट्रांजैक्शन यहाँ बहुत है। हाँ। पहले साल में बम हथियार लेके उसको हमारा टीम को अटैक किया था। और शायद 3 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे भी वही सत्ता थी। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन था मालदा हिंसा के पीछे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और 1.5 लाख की भीड़ के सामने पुलिस क्या कर रही थी। हकीकत जानने के लिए खुफिया कैमरे से लैस होकर निकल पड़ी आज तक की टीम और सबसे पहले उसी थाने में पहुंची जिसे भीड़ ने 3 जनवरी को आग के हवाले कर दिया था। जिले के एडिशनल एसपी अभिषेक मोदी थाने में ही मौजूद थे। हमने पूछा कि हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों रही पुलिस। हमने पूछा कि क्या पुलिस को भीड़ के बारे में खुफिया जानकारी नहीं थी। तो लोकल इंटेलिजेंस से नहीं पता चला आपको कि ओवर पावर्ड हो रहे हैं लोग, हो सकते हैं। इतना क्राउड आ जाएगा तो कभी नहीं हुआ है, तो पहली बार हुआ कर्नाटक में 1.5 लाख का क्राउड तो कभी नहीं होता। तो आपका लोकल इंटेलिजेंस इसमें फेल हो गया ना? हाँ, अभी तो गेट दैट काइंड ऑफ, ये तो हो ही सकता है। टेररिस्ट एक्ट होता है तो भी बोलते ही है कि इंटेलिजेंस फेल हो रहा है। जिले के एडिशनल एसपी के मुताबिक अगर वक्त रहते पुलिस को सही खुफिया जानकारी मिल जाती तो शायद इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ डीआईबी यानी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक घटना के 2 दिन पहले ही पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि इस इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है और बड़ी वारदात हो सकती है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि 2 दिन पहले इन लोगों ने किया था कि हम वहाँ पे धरना करने जा रहे हैं, तो उसकी इंटेलिजेंस आपने पुलिस को दिया था कि इस तरीके से लोग गैदर हो सकते हैं, इस लेवल पे गैदरिंग होगी, इसकी जानकारी आपने दी? वो तो देना ही है हम लोग। लीफलेट में तो पूरी साफा है जो ये लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। नहीं तो आपने क्या प्रोटेस्ट बताया था कितनी संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे? बता दिया था। अच्छा, वो तो इंटरनल बात आपको हम बोलेंगे नहीं। हम इसीलिए केवल आपसे वही पता हो तो हमारा काम है। हम तो पहले एक ही शब्द सेंटेंस में बोल दिया है, जो हमारा काम है वो हम किया। घटना के बाद आनन फानन में कालियाचक थाने की सूरत बदल दी गई है, लेकिन 3 जनवरी को यहां जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। 3 जनवरी की सुबह कालियाचक थाने में 23 पुलिस वालों की तैनाती की गई थी, जिनके कंधों पर करीब 1.5 लाख भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी थी। भीड़ पुलिस स्टेशन के आसपास सुबह से ही जमा होने लगी थी। दोपहर के करीब 1 बजे लोगों ने पुलिस वालों पर हमला शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस वालों को एक कमरे में बंद कर दिया और सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और फिर रिकॉर्ड रूम और इंस्पेक्टर के कमरे को आग के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग की। भीड़ वापस लौटने लगी, लेकिन लोगों ने रास्ते में खड़ी पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और आसपास की दुकानों को लूट लिया। आज तक की टीम के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों रिकॉर्ड रूम को जलाने दिया गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई रामचंद्र साहा के पास, जो 3 जनवरी को घटना वाले दिन कालियाचक थाने पर ही तैनात थे। उस दिन जो दंगा हुआ तो उसमें क्या ये आर्म्स भी लेके आए थे? हाँ, फायर भी कर रहे थे। अच्छा, बम भी थ्रो कर रहे थे। अरे बाबा, वो तो 4 स्टेप में हम लोग को अटैक किया। हम लोग तो अनऑफिशियली फायरिंग भी कर रहे थे, लेकिन सीओएम का तरफ से हम लोग को रेस्ट्रिक्शन थी। हिंसा के दिन कालियाचक थाने में तैनात रामचंद्र साहा के दावे आपने सुने। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि एएसआई साहब को ये कैसे पता चल गया कि सीएमओ की ओर से निर्देश थे। मान लिया जाए कि निर्देश थे भी, तो सीएमओ की ओर से एएसआई जैसे छोटे अधिकारी को निर्देश देने की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। हमने रामचंद्र साहा से आगे सवाल दागे। तो ऊपर से आदेश था कि नहीं करना। ये तो गलत है। आप अपनी जान गवा बैठोगे ऐसे तो। हाँ, ऐसा ही था, लेकिन हम लोग
अनऑफिशियली किया था, इसलिए हम लोग को बचना मुश्किल था। पुलिस वालों की बात से अब तक ये साफ हो चुका था कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानबूझकर किया गया। शायद ये सोची समझी प्लानिंग थी कि पुलिस वालों को भीड़ से निपटने की ताकत नहीं दी गई। शायद ये सोची समझी साजिश थी कि भीड़ ने रिकॉर्ड रूम को पुलिस वालों के सामने ही जला दिया। आज तक की पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि मालदा में वाकई कुछ ऐसा है जिसके आगे न पुलिस की चलती है और न कानून की। कुछ ऐसा है जिसके आतंक के आगे पूरा सरकारी तंत्र बेबस है, लाचार है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, मालदा, आज तक। मालदा पर हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको और खबरें दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए आज तक। अवैध हथियार और नकली नोट ही नहीं, मालदा में तो अफीम की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। एक्साइज विभाग के डिप्टी कलेक्टर ने हमें बताया कि कम से कम 80,000 बीघा जमीन पर मालदा में अफीम की खेती की जा रही है और कालियाचक की घटना से पहले प्रशासन ने इस अफीम की खेती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्या वाकई मालदा में अफीम माफिया का राज चल रहा है? क्या ड्रग्स माफिया ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर रखा है? हमारे लिए इन सवालों का जवाब जरूरी है, इसलिए हम पहुंच गए बालिया डंगा गांव। ये गांव मालदा जिले के कालियाचक इलाके में आता है। खेती यहाँ के लोगों का पुश्तैनी पेशा रहा है, लेकिन अब इस इलाके में ड्रग माफियाओं का कब्जा है। जिन खेतों में कभी चावल और भुट्टे उगा करते थे, अब वहीं अफीम की अवैध फसलें लहलहा रही हैं। कभी भी आप मालदा की सड़कों से गुजरोगे तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर अफीम की खेती किस कदर हो रही है। सड़क से आपको केवल इस तरह से आम के पेड़ नजर आएंगे, कहीं केले के पेड़ नजर आएंगे, लेकिन जब आप गाड़ी से उतरकर खेतों में बढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल यहाँ पर गेम क्या चल रही है। यहाँ पर खतरनाक अफीम की खेती हो रही है। मेरी बाईं तरफ देखिए, चारों तरफ पेड़ है और दूर से केवल यही पेड़ नजर आते हैं और आदमी सोचता है कि अंदर तो गेहूं की खेती हो रही है, लेकिन जब अंदर चल के आएंगे तब आपको एहसास होगा कि यहाँ पर दरअसल किस तरीके से खतरनाक अफीम की खेती चल रही है। दिलचस्प ये कि पूरे इलाके में अफीम की खेती चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम की जा रही है, जबकि सरकार ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है। सरकारी अधिकारियों को भी पता है कि करीब 80,000 बीघे में अफीम का अवैध कारोबार चल रहा है। ओपीएम की जो खेती है, जो कल्टीवेशन हुआ है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट इस एरिया में कितना हुआ होगा? इस एरिया में? हाँ, एक कालियाचक में? हाँ, कालियाचक में तो 10,000 बीघा तो ज़्यादा हुआ। 10,000 बीघे से ज़्यादा हुआ। और टोटल अगर बात की जाए इस डिस्ट्रिक्ट की अगर पूरी बात की जाए तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितना ओपीएम की खेती होती है, कितने बीघे? अगर 80 अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1 बीघे से 4 लाख रुपए की कमाई होती है तो 80,000 बीघे में कितनी कमाई होती होगी। अब आप समझ गए होंगे कि ये अफीम की अवैध खेती से मिलने वाला पैसा ही है जिसकी वजह से मालदा अपराधियों के लिए पनाहगाह बना हुआ है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, मालदा, आज तक। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free, and it's opinion free. Well, actually, it's not, because all we have is our opinion. On the show, this